हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए आपकी जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स ईयरली पार्ट 2 आ चुका है। और उसकी मैंने 2 क्लासेस कल ऑलरेडी आप लोगों को पोस्ट की थी, मॉर्निंग में और इवनिंग में, जिसमें हम लोगों ने सूक्ष्म दृष्टि जो स्टार्टिंग के जो 20 पेज थे वो कंप्लीट किए थे 2 वीडियोज़ में। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक की पूरी करंट अफेयर्स को अपडेट किया गया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स को। जैसा मैंने बताया था कि आज मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगी, लेकिन लेट नाइट तक मैं जो है कि इस चीज़ को कवर नहीं कर पाया था, इसीलिए मॉर्निंग में ये वीडियो नहीं आई। तो इस समय वीडियो आ रही है और हम लोग पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं सूक्ष्म दृष्टि। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस बार आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं दे पाऊंगा, अपडेटेड जो 2-3 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें हमारा फोकस रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर पे। तो हाईलाइट करके मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं नोट्स में नोट डाउन करता हूँ, लेकिन समय ना होने की वजह से मैं नोट डाउन नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा। लेकिन ध्यान देना, क्या हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे? तो जी नहीं, हम लोग इसमें पढ़ेंगे जब तक आपका आरओ की परीक्षा से पहले जो वार्षिकी आई थी वहाँ तक के टॉपिक कवर नहीं हो जाते। अर्थात 15 जून तक के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये आप टॉपिक देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो टॉपिक आपका कंप्लीट होगा जब ये आईबीसीए वाला ये जो टॉपिक दिख रहा है, फिर यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, या फिर सेकंड टॉपिक आप देखेंगे संविधान हत्या दिवस, या फिर एयर ड्रीम लाइनर रिपोर्ट, ये सब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है अपने हैंड रिटन नोट्स में। कहाँ पर मिलेगा? चलिए यूट्यूब पर बताता हूँ। आप इस तरीके से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट में जब आप एंट्री करेंगे तो करंट अफेयर्स आई दृष्टि आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये वाली। और जब आप इसमें ओपन करेंगे तो यहाँ पर याद होगा आरओ की परीक्षा जब 27 जुलाई को थी तो उसी समय ईयरली मैगजीन आई थी जो मैंने शुरू की थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे नेशनल करंट अफेयर्स के 2 पार्ट थे, फिर इंटरनेशनल, फिर यूपी स्पेशल। इसी तरीके से मैंने इसी में आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सभी कंप्लीट कराया था। तो जब आप यहाँ पर इस वीडियो को ओपन करेंगे प्लेलिस्ट में आके, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं कि जुलाई 2024 से जून 25 तक की जब पूरी करंट अफेयर थी, यहाँ पर देखिए पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जो ऑलरेडी जो है कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, सेकंड टॉपिक अगर आप इसमें देखो गति शक्ति मॉडल, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दी हैं। ठीक, तो बाकी जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से कवर करने हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन सभी चीज़ों को। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे। जैसे ये देखिए, संविधान हत्या दिवस, एयर इंडिया, ये सारे टॉपिक मैंने मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ करा रखा है। जातीय जनगणना वगैरह देखोगे, इसीलिए मैंने इसके आगे के ये सारे टॉपिक स्किप कर दिए, क्योंकि यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनल करंट अफेयर्स में जो अपडेटेड पार्ट है, और इसके बाद आपको मेरे उस वीडियो में जाके पढ़ना होगा। वहाँ जो हैंड रिटन नोट्स वाली वीडियो है बेटा, पीडीएफ, वो आपको पेड होगी। उसके वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वहीं से आपको मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। अब आपका पहला टॉपिक, इतनी डिटेल देना जरूरी रहता है क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने पूरा क्यों नहीं कराया। और जो लोग स्टार्टिंग की चीज़ों को मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर मैं बार बार उन लोगों को बार रिप्लाई नहीं कर सकता ना। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला ही आपका टॉपिक है, भारत के उपराष्ट्रपति का अभी इलेक्शन किया गया, क्योंकि इससे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अचानक त्यागपत्र दे दिया अपने राष्ट्रपति महोदय को, और उस सीट को खाली कर दिया, तो वहां पर इलेक्शन करना जरूरी था। यहाँ पर देखेंगे हम कि 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव किया गया है। तो यहाँ पर किसका चुनाव किया गया? 9 सितंबर को। अब ध्यान देना कि इसमें 2 कैंडिडेट थे। एक थे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम बीजेपी कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, उसकी जो कैंडिडेट थे वो थे सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, केवल न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक था, इंडिया गठबंधन, उसके कैंडिडेट थे, हालांकि ये हार गए थे। तो 12 सितंबर 2025 को इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी, सीपी राधाकृष्णन ने, उपराष्ट्रपति जी के तौर पे। यहां तक की सारी चीज समझ में कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बनेंगे? 15वें नंबर के। जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर पे थे? 14 नंबर पे थे। अब आते हैं इनके बारे में कुछ चीजें और जानने से पहले, देखो इस प्रक्रिया में जो है कि 15 वोट अमान्य घोषित किए गए, तो ये ध्यान रखना। टोटल वोटर थे 781, जिसमें आपके लोकसभा की सारी सीटें होती हैं और राज्यसभा की सारी सीटें होती हैं, उनको काउंट कर दिया था, 781 वोटर्स थे। तो टोटल वोट पड़े हैं 767।
क्योंकि 15 वोट इसमें क्या हो गए, अमान्य घोषित हो गए। अब राधा कृष्णन जी के बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बैकग्राउंड क्या है। देखिए 2 बार वो कोयम्बटूर तमिलनाडु के सांसद रह चुके हैं, क्योंकि उनका होम स्टेट तमिलनाडु ही है, वहीं की वो जन्म उनका हुआ था तिरुपुर में। इसके बाद साथ ही साथ फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक वो झारखंड के राज्यपाल भी रहे थे, और अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर उन्होंने तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का भी पद संभाला था। ये 2 और ऑप्शन याद रखें। वर्तमान में जब ये अभी उपराष्ट्रपति थे, मतलब उपराष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जो जुलाई 2024 से। तो अभी इन्होंने, प्रश्न बन सकता है कि उपराष्ट्रपति के पदभार को ग्रहण करने से पहले किस पद से इस्तीफा दिया, तो इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान। हालांकि ये पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। जैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि को होता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है जो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और जिससे लोकसभा भी सहमत हो। ये तत्कालीन सदस्यों का बहुमत होने का मतलब हो गया कि जिस दिन भी संकल्प लाया था उस दिन जितने भी सांसद मौजूद हैं उनका 50% + 1 होना चाहिए, राइट। और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही देनी होगी। उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी इनकी संविधान में शक्तियां हैं वो पदेन सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इनको वेतन भत्ते जो भी परिलब्धि मिलती है वो सारी चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें ज़्यादा जानने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 68, पहले आर्टिकल 66 पता होना चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा। लेकिन 68 में इनके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहला ही पूरा किया जाना चाहिए। निवर्तमान का मतलब क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में मौजूद हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, उसके अंदर ही ये चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस कैंडिडेट का नॉमिनेशन किया था प्रस्तावक और समर्थक के रूप में 50-50 कैंडिडेट होने चाहिए सांसद, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम आपके 20 सांसद सदस्य ऐसे होने चाहिए जो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 आपके ऐसे सदस्य होने चाहिए सांसद जो समर्थक भी होने चाहिए, यानी कि एक प्रपोजल देने वाले भी हो, एक सपोर्टर्स भी हो। तो इस तरीके के लोग जब आपको प्रेजेंट करते हैं कि भैया ये हमारे उपराष्ट्रपति होने चाहिए, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। बाकी इनकी जो है कि कैटेगरी दी हुई है कि क्या क्या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उपराष्ट्रपति के संसद जो निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात जो नियुक्त होते हैं और साथ ही साथ जो मनोनीत भी होते हैं, सभी सदस्य जो है कि इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाते हुए एकल संक्रमणी मत द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार का अगर संदेह पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, कोई भी मामला अगर डिस्प्यूटेड होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इसकी जांच करेगी और उनका निर्णय अंतिम होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल जजमेंट देती है। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। चलो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया हुआ है क्लीन एयर सर्वे, यानी क्लीन एयर सर्वे का मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। कब शुरू किया गया? 2019 में। और उसी समय से लगातार जो है कि कुछ लक्षित शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजरमेंट करते हैं, जिसमें 130 शहरों को लक्षित किया था। कितने? पूरे भारत में जितने भी शहर हैं उनमें 130 शहरों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ होते हैं या फिर उसमें भी क्राइटेरिया बनाए थे, उनको जो है कि काउंट किया जाता है। देखते हैं लेटेस्ट वाली अगर हम बात करें तो 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की घोषणा की गई है। और इस अवसर पे जो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 को प्रदान किया। तो 9 सितंबर 2025 को किसने घोषणा कर दी? भूपेंद्र यादव जी ने की। और इसमें हम देखते हैं कि किस स्टेट को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, देखो स्वच्छता सर्वेक्षण एक अलग है जिसमें आपको इंदौर वहां पे भी टॉप में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे इंदौर के बाद जो सेकंड रैंक है वो सूरत की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सूरत 3rd रैंक में, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है न कि क्लीन इंडेक्स है। इतने छोटे से अंतर को ध्यान रखना। अब जैसे अगर श्रेणी 1 की बात करें जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, ऐसे शहरों का जब ऑब्जर्वेशन किया गया 130 शहरों में, तो इंदौर को जो है कि भैया रैंक 1 दे दी गई, क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं होती, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे कचरे जो है कि रोडों के सड़कों के किनारे नहीं बिखरे होते हैं, इसलिए वहाँ पे एयर क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी।
सेकंड नंबर पे भी एमपी का ही एक डिस्ट्रिक्ट आता है जबलपुर, जहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे भेड़ाघाट एक जलप्रपात नाम की जगह है, ठीक है, भेड़ाघाट जलप्रपात कह सकते हो, तो जबलपुर में। तीसरे नंबर आपके यूपी के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आगरा के साथ संयुक्त रूप से सूरत को भी रैंकिंग दी गई है। अब प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में उत्तर प्रदेश के किस जिले को सूरत के साथ नॉमिनेट किया गया है? तो आगरा जिले को किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा हो गया है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो, जब श्रेणी सेकंड की बात करते हैं, जहाँ पे 3 से 10 लाख तक की पॉपुलेशन होती है, तो रैंक 1 अमरावती का मिलता है। अब यहाँ पर अमरावती कंफ्यूज मत होना, आंध्र प्रदेश की वैसे तो एक राजधानी है, लेकिन मैं यहाँ पे महाराष्ट्र के शहर की बात कर रहा हूँ। दूसरी रैंक मिलती है आपको मुरादाबाद और झांसी। झांसी और मुरादाबाद ये दोनों ही यूपी के जिले, मुरादाबाद को तो पीतल नगरी भी कहा जाता है, और झांसी में आपका केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र भी है, याद होगा तो ये दोनों ही आपके यूपी से संबंधित हो गए। अगर श्रेणी 3 की बात करें, जहाँ पे 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, ऐसे छोटे छोटे शहरों को काउंट किया गया, तो देवास आ जाएगा आपका, जो कि एमपी में, जहाँ पे आपकी करेंसी की पब्लिकेशन भी होती है। तो यहाँ पर आगे देखोगे कि जो सेकंड रैंक है वो परवाणु को मिली है, और ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक छोटा सा जिला है। अब यहाँ पर पूरी रैंकिंग में अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश की रैंकिंग की बात करें, तो भैया श्रेणी 1 जहाँ पे 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें रैंक 3 मिली थी कानपुर को, रैंक 3 मिली आपकी आगरा को, और रैंक 5 मिली है कानपुर को, और प्रयागराज को मिली 7, यानी कि 2-2 का अंतर है, 3, 2, 5, 2, 7, आगरा, कानपुर, प्रयागराज। और जब हम 3 से 10 लाख श्रेणी की बात करते हैं श्रेणी 2 में, तो यहाँ पे रैंक 2 एक साथ मिली है मुरादाबाद और झांसी को, और इसी तरीके से रैंक 5 मिली है गोरखपुर और फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के शहर के लिए या कांच के सामान के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं, अगर हम यहीं पर श्रेणी 3 की बात करेंगे, जहाँ पे 3 लाख से भी कम जनसंख्या रहती, तो सोनभद्र में एक छोटा सा क्षेत्र आता अनपरा नाम से, तो वहां पर जो है कि रैंक 5 उसे मिली है, और रायबरेली को रैंक 7 मिली है। अब टोटल के बाद हम देखते हैं NIRF, इंडिया रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मुख्य रूप से जो हायर एजुकेशन वाले स्टडीज जो कराने वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उन पे रैंकिंग जारी की जाती है। देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये 29 सितंबर 2015 से शुरू की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग दी जाती है, हायर एजुकेशन की, और वर्तमान में 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इंडिया रैंकिंग 2025 को जारी किया। मुख्य रूप से ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है, और ये 9 श्रेणियों में दी जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले तक आपने पढ़ा था कि सर हम तो पढ़े थे 8 श्रेणी, उससे भी पहले आप पढ़ते थे केवल 5 श्रेणियाँ। 3 श्रेणियाँ 2024 में ऐड की गई थी, और इस बार 1 श्रेणी को और ऐड कर दिया गया। जो 3 श्रेणियां थी वो कौन कौन सी थी? अगर आपको याद होगा, जो ऐड हुई थी पिछली बार, स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से, ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, और स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से, तो हमारी 5 से बढ़कर श्रेणी 8 हो गई थी। लेकिन एक और नई रैंकिंग जोड़ी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, तो ध्यान देना इन चीज़ों को भी। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी रैंकिंग होती है, तो ओवरऑल रैंकिंग होती है, कॉलेज रैंकिंग होती है, विश्वविद्यालय। ध्यान देना, कॉलेज रैंकिंग से हर साल एक प्रश्न आता है, कभी हिंदू कॉलेज का नाम आएगा, कभी स्टीफन कॉलेज का आएगा, कभी मिरांडा कॉलेज का आएगा, क्योंकि ये RO की परीक्षा में भी पूछा जाता है, UPPCS में भी पूछा जाता है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे उन्हें ये पता चला होगा। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनोवेशन, स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और SDG रैंक, तो ये 9 कैटेगरी होती हैं। अब बात करते हैं एक एक कैटेगरी की। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें समग्र श्रेणी में, तो लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास को ही पहली रैंक मिल रही है। अगर हम इंजीनियरिंग की भी बात करते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के स्तर पर भी, तो 10वीं बार, लगातार 10वीं बार भी पहला स्थान IIT मद्रास को ही दिया गया। तो ओवरऑल रैंकिंग में कौन सबसे बेस्ट हुई? ओवरऑल रैंकिंग में आपकी IIT मद्रास होती है। अगर हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं भैया विश्वविद्यालय कैटेगरी में, तो लगातार 10वीं बार किसको मिला? IISc बंगलुरु, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को मिला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो पहली बार इस बार रैंकिंग शुरू हुई है ना, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी रैंकिंग जो शुरू हुई है, तो इसमें भी IIT मद्रास को ही पहली बार में ही हासिल हो गई उपलब्धि। समझ में आ गई बात? पॉइंट वाइज चीज़ों को समझते हैं। चलो, ओवरऑल रैंकिंग में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट रैंक IIT मद्रास, सेकंड रैंक IISc बंगलुरु को मिली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की रैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम ओवरऑल में बात करें, तो भैया रैंक 5 IIT कानपुर को मिलती है, रैंक 10 BHU को मिलती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी भी यूनिवर्सिटी रही है एजुकेशन के लिए, मैंने खुद वहाँ पर पढ़ाई की है। अब बात करते हैं
कि विभिन्न श्रेणियों में सीट्स स्थान प्राप्त, जैसे अलग अलग जो कैटेगरी है ना 9, जैसे आपने ओवरऑल पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ोगे, कॉलेज पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे, इनोवेशन, ओपन, स्टेट, स्किल इंडिया मतलब स्किल यूनिवर्सिटी और एसडीजी। तो अलग अलग में जब पढ़ोगे, जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आओगे तो आईआईएससी बेंगलुरु को मिला 10वीं बार लगा था। कॉलेज श्रेणी में ध्यान देना फिर से हिंदू कॉलेज आ गया, इससे पहले मिरांडा कॉलेज भी हुआ करता था। रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप देखोगे तो यहाँ भी आईआईएससी बेंगलुरु है। नवाचार श्रेणी में आईआईटी मद्रास, ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू दिल्ली, कौशल विश्वविद्यालय जो स्किल यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र पुणे में है। स्टेट यूनिवर्सिटी में 2024 में जब ये रैंक में ऐड हुआ था तो वहाँ पे अन्ना विश्वविद्यालय जो चेन्नई का था, लेकिन इस बार 2025 में जादवपुर विश्वविद्यालय जो कोलकाता का है, और एसडीजी लक्ष्य में आईआईटी मद्रास है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि यूपी पीसीएस डायरेक्ट इन चीज़ों को उठा के पूछ लेगा आपसे। आगे चलते हैं, दादा भाई नौरोजी साहब की 200वीं जयंती उपलक्ष्य जो है कि सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 4 सितंबर 2025 को दादा भाई नौरोजी साहब की 200वीं जयंती मनाई गई। क्यों? क्योंकि 4 सितंबर 1825 को ही इनका बॉम्बे में जन्म हुआ था। ठीक है, ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो मुंबई में स्थापित एल्फिंस्टन कॉलेज था ना, उसमें ये प्रोफेसर भी नियुक्त हुए थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुख्य रूप से वहाँ पे यूरोपीय जो कर्मचारी होते थे उनके बच्चे पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे प्रोफेसर भी हुए। और गुजराती के प्रोफेसर भी के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कॉलेज किया था, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था, क्योंकि जो लंदन में यूनिवर्सिटी चल रही थी तो वहाँ पे गुजराती भाषा को भी पढ़ाया जाता, तो वहाँ पर भी ये प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ 1892 में सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सेंट्रल फिन्सबरी से, तो वहाँ पर इनकी सीट निकल गई थी, ये जीत गए थे 1892 में। और इन्होंने 2-3 पत्रिकाएं और पुस्तकें जारी की, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी धन निकासी सिद्धांत की बात की, जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि 1901 यानी 1901 में प्रकाशित होती है। राष्ट्र गुफ्तार नाम की इन्होंने एक गुजराती पत्रिका निकाली, किस भाषा में थी? गुजराती में थी। 1866 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिससे अंग्रेज लोगों को भारतीय समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके कि यही ब्रिटिश पार्लियामेंट जो आपके अंग्रेजों के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रही है, भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है कि इनको हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी, और ड्रेन थियरी भी दी थी इन्होंने, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो बस इतना ही चीज़ें आपको जाननी थी। अब एक और नया अभियान शुरू किया गया, अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। साथ ही साथ इसकी जो नेशनल करंट अफेयर्स की जो वीडियो मैंने बताई है आपको यूट्यूब पे, वो जाके देख लेना। नहीं समझ में आया तो लास्ट में मैं एक बार और बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे मिलेगा। ठीक है, चलो अभी टॉपिक पे काम करेंगे हम लोग कि अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ। क्या है भैया ये अंगीकार अभियान? अगर हम इसको देखते हैं, देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान को शुभारंभ किया, जिसका मतलब अंगीकार 2025 एक जागरूकता अभियान है। अब ध्यान से समझना मेरी बात कि ये एक अलग से कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, ये बल्कि एक योजना हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। एक ग्रामीण स्तर पे चलती है और एक शहरी स्तर पे चलती है। ग्रामीण गरीबों को भी आवास दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं, या फिर शहरी गरीबों को भी दिए जाते हैं। तो उसी योजना के अंतर्गत ये एक अभियान चलाया गया है अंगीकार 2025, जिसमें जागरूकता फैलाई जाएगी कि जिस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, घर आप ले सकते हैं, सरकार के द्वारा जो घर दिए जा रहे हैं उसके बारे में क्या स्टेटस है, इनकी ही पूरी जानकारी रहेगी। तो अंगीकार 2025 देश के 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज में 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 2 माह की अवधि तक चलेगा। केवल 2 महीने तक ये जागरूकता अभियान है एक तरीके से। क्लियर हो के बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मतलब होता है शहरी। तो अगर इसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो 1,20,00,000 यानी 120 लाख घरों को मंजूरी प्रदान की गई है इसके तहत, और इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी लाभ दिया जाएगा, यानी इनके घरों पे सोलर पैनल भी लगाया जाएगा। 300 यूनिट जो है कि बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी, ये इस योजना के भी पात्र होंगे। साथ ही साथ इसमें आपने पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, इसका मतलब क्या है कि शहरी भारत में 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शहरों में पक्का घर बनाने और खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
तो ध्यान देना, इसी अवसर पर 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना आवास दिवस भी सेलिब्रेट किया जाएगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी होती है, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी होता है, जिस दिन अभी जो है कि ट्विटर पे बहुत टैग किया गया, ट्रेंड कराया गया कि भाई जुमला दिवस या फिर बेरोजगारी दिवस, ये तमाम ऐसे पहलू देखने को मिले। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2025-15 में हुई थी। मेरी बात ध्यान से समझो, 10 वर्ष इसके कंप्लीट हो गए हैं। कब ये योजना शुरू हुई थी? शहरी स्तर पे 2015 में। हालांकि 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इसका सेकेंड वर्जन शहरी 2.0 को सितंबर 2024 में फिर से प्रारंभ किया गया, और जिसमें 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो पूरी पिक्चर क्या समझ में आती है कि भैया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में शुरू की गई थी, जिसको टारगेट था 2022 तक हम सभी को आवास सुनिश्चित करा देंगे। लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो सितंबर 2024 में शहरी 2.0 फिर से शुरू कर दिया गया, और इसी योजना के अंतर्गत अंगीकार 2025 एक अभियान चलाया गया है 2 महीने के लिए, कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए क्लियर हो गई योजना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। क्या कहता है कि जो इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, उनके रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जा रही है। ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, कितने वर्षों के लिए शुरू की गई है? 6 वर्षों के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि आपको नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, सी मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्रिटिकल कहा जाएगा। एक ऐसे खनिज जो सामान्यतः जो है कि आसानी से प्राप्त तो हो सकते हैं, लेकिन इनका जो है कि माइनिंग करना थोड़ा सा दुर्लभ होता है, और ये महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को ये मंजूरी प्रदान की थी, और इसी के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो मिशन था आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM, ये 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी, और इसी के तहत प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो कितना प्रोत्साहन देगी सरकार, ये भी देख लेते हैं। इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को समर्थन करने का भी प्रावधान शामिल है, और इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। कितने करोड़ रुपए की बात हो रही है? 1500 करोड़ रुपए की बात हो रही है। राइट मेरे भाई। अब यहाँ पे और भी चीजें जो हमें पढ़नी, देखो सारे पॉइंट नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें केवल एक कहानी के तौर पर दी होती है जो आपको समझने में मदद करती है, लेकिन जब मैं उसे आसान भाषा में खुद लेक्चर के माध्यम से समझा दे रहा हूं, तो पूरी चीजें पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही वहां से कोई क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि वहां पे जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, जो डाटा यूज किया जा रहा है, ऐसा आयोग जो है कि जनरली नहीं यूज करता है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण संबंधित उपयोगिताओं पर 20% की पूंजीगत व्यय सब्सिडी भी दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। यानी 1500 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप समय रहते जो है कि सारे प्लांट शुरू कर देते हो, जो भी कंपनी शुरू करती है, तो उसको 20% का पूंजीगत व्यय सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टॉपिक था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ। ये स्पेशली बिहार स्पेशल था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यूपी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और नहीं इसमें कोई ऐसा डेटा दिया हुआ है कि जहां से प्रश्न बनेगा। अगला हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है U-+, जो एजुकेशन से संबंधित होता है। तो स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट मतलब एजुकेशन, जो इंफॉर्मेशन स्कूल एजुकेशन होती है उसके लिए बात कर रहा है। तो ये रिपोर्ट आई है 2024-25 की। ध्यान समझते हैं, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी U-+ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो पूरे वर्ष का एक डेटा प्रदर्शित करती है कि भैया किन किन चीज़ों में जो है कि परिवर्तन देखने को मिला, किन चीज़ों में जो है कि परिवर्तन कम है या ज़्यादा है, कितने प्रतिशत, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक फैक्ट याद किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 डेटाबेस, यानी एक राष्ट्र का पूरा एक डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। कब? 2024-25 की रिपोर्ट 28 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसकी जो टारगेट्स निकले या जो इनके कंक्लूजन निकले, उसमें सारे कंक्लूजन तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कंक्लूजन है जो हमें जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे इस रिपोर्ट के आरंभ किए जाने के बाद से ही
किसी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ को पार कर गई किसी एक शैक्षणिक वर्ष में। तो कितनी है? लगभग 1 करोड़ 1,22,420। तो 1 करोड़ 1 लाख जो है कि टीचर पूरे भारत में कंप्लीटली मौजूद हैं। अभी इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या इसमें गवर्नमेंट टीचर ही बात हो रही है या फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ऐड किया गया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है। हाँ, इतना कह सकते हो कि यूडाइस प्लस जो रिकॉर्ड होता है ना, वो प्राइवेट स्कूलों को भी भरना होता है, गवर्नमेंट स्कूलों को भी भरना होता है। तो दोनों स्कूल जब भरते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो दोनों स्कूल के टीचरों का भी डेटाबेस इसमें इंक्लूड होता है। इसका मतलब कह सकते हो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों का डेटाबेस है। और बात करते हैं कि 2022-23 की तुलना में 2024-25 में शिक्षकों की संख्या में 6.7% की वृद्धि रही है, यानी कि नई नई एजुकेशन जो टीचर वैकेंसी आती रही है उसकी वृद्धि दिख रही है। एक और बात ध्यान रखना है कि इस पूरी टीचर लॉबी में 1 करोड़ 1,22,000 में अकेले जो महिलाओं की हिस्सेदारी है 54% है। आप देखोगे टीचिंग फील्ड में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो 1 करोड़ में से मान के चलो कि 54 लाख 55 लाख तो जो है कि महिलाएं ही टीचर हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा थे जिनकी कुछ मुझे खास आवश्यकता नहीं लगी और ना ही आप उनको याद रख सकते हो। एक दो बात और देखते हैं, खासकर सकल नामांकन अनुपात को। तो 2024-25 के दौरान जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये मध्य स्तर पे 2023-24 में जहाँ 89.5% था वो बढ़ के 90.3% हो गया। माध्यमिक स्तर पे जो 66.5% था वो बढ़ के 68.5% हो गया। तो ये आपको बताना है। साथ ही साथ 2024-25 में इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष भी 55.9% से बढ़ के 63.5% हो गया। यानी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो अब डिजिटल रूप में अपना स्टडी करा रहे हैं, चाहे प्रोजेक्टर लगा के, चाहे डिजिटल बोर्ड लगा के, वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से, टैबलेट यूज करके हर तरीके से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है कि नामांकन थे। और लड़कियों के नामांकन की बात करें तो 2023-24 में जहां 48.1% नामांकन था, वहां 24-25 में 48.3% नामांकन हो गया है। तो ये एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन। देखो, मोबिलिटी का मतलब हो गया आवागमन के साधनों पे बात की जा रही। ग्रीन का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिक हो या हरित पर्यावरण से संबंधित हो। तो इसी को उद्घाटित किया गया है 26 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के हंसलपुर या हंसलपुर भी कह सकते हो में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे उद्घाटन किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? हंसलपुर में। इसका जो लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत में बनाओ और दुनिया के लिए बनाना है। इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें क्या स्मरणीय तथ्य है, ध्यान देना। सुजुकी जो कंपनी है, मारुति सुजुकी जो कंपनी है, उसका पहला भारत निर्मित वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किया गया और उसको फ्लैग ऑफ किया गया। फ्लैग ऑफ मतलब हरी झंडी दिखाई गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने क्या किया? सुजुकी कंपनी का ई विटारा लॉन्च किया, जो कि एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो स्ट्रैटेजिक बैटरी पे रहेगा, और उद्घाटन किया गया। और यह भारत में पूरी तरीके से निर्मित है, तो मेड इन इंडिया वाहन है और जिसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम क्या बनना है? एक एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। और गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम एंड बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की भी अब शुरुआत कर दी गई है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल पूछने की जरूरत है पढ़ने की। नेक्स्ट आते हैं व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जो कि अप्रैल जून 2025 की बात है। देखो, कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग करके पूरे भारत में 52,000 परिवारों और लगभग 57,700 छात्रों के आंकड़े एकत्र किए गए। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से हमने इंडिविजुअली इंटरव्यू लिए हैं ऐसे परिवारों के, 52,000 परिवारों के और 57,000 छात्रों का, तब जाके ये रिपोर्ट पूरी तैयार हुई है। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्वे के अनुसार देश के वर्तमान में स्कूली शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों का 55.9% हिस्सा सरकारी स्कूलों में है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है। फिर से समझो, रिपोर्ट क्या कह रही है कि वर्तमान में जितने भी बच्चे नामांकित हैं, मान के चलो कि अगर 100% बच्चे नामांकित हैं तो उनमें से लगभग 56%, 55.9% तो गवर्नमेंट कॉलेज में इनरोल्ड है। और उसमें भी अगर हम गांव में देखें तो 66% और शहरों में देखें तो 30%। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि शहरी स्कूलों में कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है। फिर यहीं पर लिख रहा है कि सरकारी स्कूलों में चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा पर जो परिवारों द्वारा किया जा रहा है व्यय, वो प्रति छात्र लगभग 2,863 रुपये का अनुमान है, जबकि वहीं प्राइवेट स्कूलों में एक छात्र पर ये 25,000 रुपये औसतन व्यय किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है इस समय।
अब इसी में अगर हम देखें कि शहरी क्षेत्रों में अगर हम पाठ्यक्रम शुल्क पर बात करें तो औसत व्यय लगभग 15,143 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही 3,979 रुपया है। बस ये 2-3 चीज़ें थी और ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि भारत में जितने भी नए युवा जो आ रहे हैं, स्पेशली जिनका जन्म जो है कि 2005, 6, 8 में हो रहा है, 10 में हो रहा है, तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारा जो नया यूथ है वो पढ़ाई की जगह गेमिंग को अपना करियर बना रहा है, यानी गेमिंग बहुत तेजी से हो रही है। और उसमें भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं बिडिंग की, यानी जुआ खेलने की, गैम्बलिंग करने की आदत डाल रहे हैं। उसमें लालच दे रहे हैं कि आप अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने गेम को खेलोगे तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, इतने बोनस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे ये और आदत बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम लेकर आए, यानी कि खेल को, जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको प्रोत्साहित तो करेंगे ही, लेकिन रेगुलेट भी करेंगे जो निगेटिव इंपैक्ट डालती है हमारे सोसाइटी पे। तो अच्छा है, पढ़ते हैं इसको। देखो, 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन खेल संवर्धन विनियम विधेयक 2025 को राज्यसभा से पारित किया गया और 20 अगस्त को लोकसभा से पारित कर दिया था। फाइनली 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस पे मोहर लगा दी गई थी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये जो अधिनियम है ऑनलाइन खेल संवर्धन विनियमन अधिनियम 2025, ऑनलाइन मनी गेम्स सेवाओं को प्रतिबंधित करते हुए सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है। मतलब आप चाहो तो डिजिटली रूप से गेम तो खेलो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन ऐसा कोई भी गेम नहीं होना चाहिए जो मनी को प्रोत्साहित करे या फिर मनी गेम्स की सेवाएं, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सीधे सीधे जो है कि आपके स्कैम से भी जुड़ी हुई थी, बैंक डिटेल को लेकर भी जो है कि साइबर फ्रॉड हो रहे थे, साथ ही साथ ये गैम्बलिंग का भी एक अड्डा बन रहे थे। तो ये हो गया। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, लूडो के लिए बहुत सारा जो है कि प्रचार आता है, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, पैसे जीतिए, रियल कैश मनी जीतिए, इन पे जो है कि एडवर्टीजमेंट आती थी। अभी देखो एशियन गेम चल रहा है तो अब ड्रीम 11 का आप एडवर्टीजमेंट बहुत कम देखोगे, तो हो ही नहीं रहा है। पहले तो सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे थे। अब तो वो बंद हो गया, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में क्या प्रमोट किया था कि आप गेम खेलिए, कार जीतिए, पैसा जीतिए, सोना जीतिए, सब बंद हो गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है और यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होने के लिए बनाया गया। केवल एक स्टेट में नहीं, पूरे भारत पे होगा। भारत के भीतर दी जाने वाली या भारत से बाहर संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर भी ये लागू होगा, जो भारत को डायरेक्टली अफेक्टेड करती है। यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेम को भी परिभाषित किया गया कि किन गेमों को मनी गेम के रूप में माना जाएगा जिसको प्रतिबंधित किया जाएगा, और किन गेमों को नॉर्मल माना जाएगा जो आप खेल सकते हो। जैसे अगर कोई गेम कौशल या सौभाग्य यानी स्किल या चांस, बाई लक या दोनों का तत्व हो और उपयोगकर्ता धन या अन्य दांव लगाकर वापसी में आर्थिक लाभ की अपेक्षा करता है, तो ऐसे गेम को हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन मनी गेम, और इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। भाई आपने क्या किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया ड्रीम 11 में, बदले में आप 150 रुपये जीत गए, फिर आपने 300 लगाया, फिर बदले में आप 400 जीत गए, फिर आपने 500 लगाया, फिर आपको मिला 0। तो ये कैसा गेम है, ये कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आर्थिक लाभ भी ले रहे हो। दूसरा, इसमें क्रेडिट, कॉइन्स, टोकन आदि से जो धन में परिवर्तन होता है वो भी सम्मिलित होंगे। जैसे होता है ना कि आप ये गेम खेलोगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, 100 कॉइन्स मिलेंगे, 100 टोकन मिलेंगे, जो बदले में 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी बैन कर दी गई हैं। और इसमें कानून 3 प्रकार से निषेध बताता है। पहला, कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा का अगर पेशकश करता है, ऑफर नहीं करेगा। पहली चीज़ की धारा 5 कहती है कि इसका ऑफर नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे खेलों का विज्ञापन या किसी माध्यम से नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे किसी भी तरीके। अब जैसे सौरभ गांगुली थे या बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर जो प्रमोट कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, अब उन पर बैन लगा दिया गया कि आप इस तरीके का काम नहीं करोगे। साथ ही साथ कोई भी ऐसी बैंकिंग या वित्तीय संस्था भी अगर ऐसे खेलों के लेन देन को अगर ऑथराइज करती है कि हाँ भी आपका ऑनलाइन गेमिंग से पैसा है, यहाँ से पैसा है, तो आप इसको ले लीजिए, नहीं तो उनको भी बैन करेगा। तो 5, 6, 7 ये 3 धारा है। और दंड क्या दे रहे हैं इसमें कि अधिकतम 3 वर्ष की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। अगर आप बार बार कर रहे हो, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि आपने एक बार नहीं कई बार पुनरावृत्ति करो, तो 3 से 5 वर्ष का कारावास, 1 से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। ये हो गया ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पेशकश के लिए। अगर आप विज्ञापन कर रहे हो तो 2 वर्ष 50 लाख का जुर्माना, या 2 से 3 वर्ष 50 से 1 करोड़ का जुर्माना पुनरावृत्ति में। और ऐसे अपराध जो होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, गैर जमानती होंगे, और केवल धारा 5 और 7 पर लागू होगा। यानी कि 6 को अगर हम छोड़ दें तो धारा 5 और 7 के अंतर्गत इसको क्या माना गया, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसे अपराधों में जो ऑथराइज्ड जो अधिकारी होता है वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है आपको, और जमानत अदालत के विवेक पर ही दी जाएगी, वरना जमानत नहीं मिल सकती है। इसी में
ई स्पोर्ट्स की परिभाषा भी राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 जो एक नई नीति आई है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अनुरूप ई स्पोर्ट्स की परिभाषा नई बताई जा रही है और उससे क्या होगा, उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। जैसे बहु खेल आयोजन के भाग के रूप में खेला जाए, इसमें व्यक्तियों या टीमों के मध्य संगठित प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मनी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। खेल का परिणाम खिलाड़ियों के कौशल पर निर्भर होना चाहिए, कोई लक या चांस पर नहीं होना चाहिए। इसके तहत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण या प्रवेश शुल्क देना पड़ सकता है, प्रदर्शन के आधार पर आपको पुरस्कार भी मिलेगा। तो आप ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दीजिए, लेकिन इस तरीके के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को रोका गया है। अब आगे चलते हैं हम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 जो अभी हम पढ़ रहे थे। 18 अगस्त 2025 को इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी। इसमें क्या कहा है कि इसमें धारा 3 के तहत 4 राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया। वो 4 राष्ट्रीय खेल निकाय कौन कौन से होंगे अगर आप देखोगे, पहला होगा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एक तो ये गठित होगी। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए है। राष्ट्रीय खेल महासंघ को इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और क्षेत्रीय खेल महासंघ, रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये 4 संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। अब इनके अंतर्गत डिटेल आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि भैया 4 राष्ट्रीय खेलों के निकाय में कौन शामिल नहीं है, तो ये पता रहना चाहिए। तो पता चले उसमें कोई बीसीसीआई का ऑप्शन आ जाए, क्रिकेट का ऑप्शन आ जाए, तो ये पता रहना चाहिए। तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ, उतना ही पढ़ना है भाई जितना हमारे काम की चीज़ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अधिनियम में कार्यकारी समितियों की संरचना का एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया कि जो कमेटी बनेगी वो 15 सदस्यों की कमेटी होगी, जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ी होंगे जो एडवांस लेवल के उत्कृष्ट एक्सीलेंस लेवल के होंगे, 2 एथलीट भी होंगे और कम से कम 4 महिला सदस्य भी होंगी। और इनकी जो एज होगी वो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 70 वर्ष तक रहेगी। साथ ही साथ धारा 5 कहती है इसकी कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इस बोर्ड का मुख्यालय जो होगा दिल्ली हेडक्वार्टर में रहेगा, एक विधिक न्याय के रूप में रहेगा। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा। और क्या क्या कह रहा है ये, साथ ही साथ अधिनियम की धारा जो 17 है वो कहती है कि राष्ट्रीय खेल एक न्यायाधिकरण भी रहेगा, यानी कि एक नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल भी रहेगा, जहां पे किसी प्रकार का जो विवाद हो रहा है उसका समाधान किया जाएगा। तो इस ट्रिब्यूनल में कहीं ना कहीं जुडिशरी के मेंबर आएंगे। तो जुडिशरी कौन होगी, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। ध्यान देना कि वर्तमान न्यायाधीश भी अध्यक्ष हो सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश भी अध्यक्ष हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट का व्यक्ति है तो हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस होने चाहिए। और खेल, लोक प्रशासन और कानून में विशेषज्ञता रखने वाले 2 अन्य सदस्य भी होंगे। तो ट्रिब्यूनल कितने मेंबर्स का बनेगा, 3 मेंबर्स का, 1 अध्यक्ष और 2 अदर मेंबर रहेंगे। और ध्यान रखना इसमें सख्त रूप से कहा गया कि धारा 27 कहती है कि भारतीय राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग अब नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी संगठन के द्वारा जो खेल संगठन अपने नाम या लोगो या कार्यकलापों में इन शब्दों या राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, यानी एनओसी लेनी होगी। अभी क्या है, बहुत सारे स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया खेलो टीम हो गई या इंडिया नाम लगा लिया, भारत लगा लिया, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 की बात कर लेते हैं। देखो, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है कि देश के जितने भी बंदरगाह हैं उनके संचालन, प्रबंधन, सुरक्षा, संरक्षण, पर्यावरणीय अनुपालन और डाटा आधारित शासन को एक आधुनिक समन्वित ढांचे में लाना है। और ये जो अधिनियम है ये औपनिवेशिक समय का जो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 बनाया गया था, ठीक है, प्रतिस्थापित करेगा उसको। जरा कमेंट करके बताना कि इस समय जो है कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय। अब यहाँ पर देखोगे तो 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया कि केंद्र और तटीय राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना भी की जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 9 राज्य ऐसे जो कोस्टल लाइन को साझा करते हैं, ठीक है, जिनकी कोस्टल सीमा रेखा कितनी हो गई अब 11,098 किलोमीटर के आसपास हो गई, नई कोस्टल लाइन हो गई। तो इसमें क्या होगा कि केंद्र और तटीय राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। और इस परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे, केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री जो वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल हैं, बीजेपी के मंत्री हैं। और यह अधिनियम राज्य समुद्री बोर्ड को वैधानिक मान्यता देता है। जहां बोर्ड स्थापित नहीं है वहां पे 6 माह के अंदर गठन भी कर लिया जाए। तो कहने का मतलब है कि समुद्री राज्य विकास परिषद कहता है कि भैया राज्य समुद्री बोर्ड भी गठित किए जाएंगे।
क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025। देखो लास्ट के जो 4 मंथ होते हैं ना, स्पेशली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये एटलीस्ट 4 से 5 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ये डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि ये नेचर रहा है यूपीपीसीएस का कि अक्सर यहीं से वो प्रश्न ऐसे उठाते हैं। अब आ जाते हैं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025, जिसको 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 वाला जो है वो 1958 का स्थान लेगा, क्योंकि 1958 में भी वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम था, उसको रिप्लेस करेगा। और इसमें नए वाले में 16 भाग 325 धाराओं के साथ भारत के समुद्री कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करता हुआ समुद्र में सुरक्षा बढ़ाएगा, आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा। तो 1958 के अधिनियम को रिप्लेस करेगा। इस अधिनियम में राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड दोनों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। टोटल 6 सांसद होंगे, जिसमें 4 लोकसभा से आएंगे, 2 राज्यसभा से आएंगे। लेकिन इनकी जो टोटल जो मेंबरशिप होगी ना, वो 16 सदस्यों की होगी। इनमें 6 सांसद रहेंगे और इन सभी में टोटल मान के चलो कि 4 महिलाएं भी कम से कम रहेंगी। और केंद्र सरकार को समुद्री प्रशासन का महानिदेशक नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। तो ये कुछ बेसिक नियम है। मान लो डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाएगा भैया कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के अंतर्गत कितने मेंबर रहेंगे, तो 16 मेंबर रहेंगे। कितनी महिलाएं रहेंगी? 4 महिलाएं रहेंगी। सांसद कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। इसमें जो 4 लोकसभा से आएंगे, 2 राज्यसभा से आ जाएंगे, 4 लोकसभा से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका आता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे हम लोग पढ़ते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल नई 4 परियोजनाओं को और मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब 10 हो जाएंगे टोटल। देखो 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति देकर स्वीकृत इकाइयों की संख्या कितनी कर दी है? 10 कर दी है। और राज्यों की संख्या कितनी कर दी? 6। यानी ये जो 10 यूनिट है ना मेरे दोस्त, ये टोटल 6 राज्यों में स्थापित हो रही हैं। कहाँ कहाँ पे? अगर मैं कहूँ तो गुजरात हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा, और एक और स्टेट है, 1 2 3 4 5, एक और होगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। हाँ, एक पंजाब भी है। हाँ ठीक है, देखो फिर से समझ लो, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पंजाब हो गया। तो ये 6 राज्यों में टोटल 10 प्लांट लगाए जा रहे हैं। देखो इस कार्यक्रम का कुल आउटलेट 76,000 करोड़ रुपए, जो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 76,000 करोड़ का, उसी के अंतर्गत। तो जो नई 4 स्वीकृत परियोजना वो कौन कौन सी? एक तो है 6M, ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक है 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक, और एक है एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी। और इन चारों परियोजनाओं को इसी 76,000 करोड़ रुपए में से 4600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो 4 जो नई स्वीकृत आई है, तो मेरे भाई इसमें से 2 तो लग रही है उड़ीसा में, 6M और 3D ग्लास, ये दोनों प्लांट ओडिशा में लगेंगे, 2 हो गए। एक CDIL पंजाब में लगेगा और एक ASIP आंध्र प्रदेश में लगेगा। तो 4 ये टोटल हो गए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये जो प्रस्तावित उत्पादों का जो प्रयोग होगा, जो भी ये सारी जो कंपनियां बनाएंगी जो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत, तो इनका उपयोग मिसाइल में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, रेलवे, फास्ट चार्जर, डाटा सेंटर, बैंक, कंज्यूमर अप्लायंसेस, सोलर पावर इन्वर्टर, इन सभी में इनका प्रयोग होगा। इसी में एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी जो आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण स्थापित करेगी, इसका तकनीकी सहयोग दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है वो करेगी। और इससे पहले जो 6 ऑलरेडी हमारे भारत में सेमीकंडक्टर है प्लांट लगे हुए, तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी जून 2023 में माइक्रॉन ATMP गुजरात साणंद में हुई थी। फिर दूसरे नंबर पे टाटा की फैब कंपनी थी धोलेरा गुजरात में, जो कि भारत की पहली AI समर्थित थी। फिर टाटा की एक और आती है मोरीगांव असम में, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला चिप प्लांट है। फिर उसके बाद एक और आती है आपकी OSAT गुजरात साणंद में। फिर एक काइनेसिस सेमीकॉन आती है जो कि गुजरात साणंद में है। और अभी लेटेस्ट जो 6 वाली थी मेरे भाई, ये आपकी मई 2025 में जो है कि इसको मंजूरी दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जा रही है, जो कि फॉक्सकॉन का भारत में पहला चिप निवेश है। यानी इसमें भारत और फॉक्सकॉन दोनों कंपनियां इसमें इंक्लूड हो रही हैं। और ध्यान देना कि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2025 का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य नई दिल्ली में यशोभूमि में आयोजित किया गया था, जिसका थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 2025 में चौथा आयोजित हुआ। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2022 में बंगलुरु में आयोजित हुआ था, 2023 में गांधीनगर में आयोजित हुआ, 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, जहां पे सिंगापुर की कंपनी को आमंत्रित किया गया था।
ठीक है। तो नोएडा में भी आयोजित हो चुका है। और इसी दौरान भारत का पहला मेड इन इंडिया वाला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया। तो कहने का मतलब है कि भारत ने अपना मेड इन इंडिया वाला 32 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी मिली। अब 1B का मतलब क्या, चरण में, इस चरण में ऑलरेडी जो है कि पहले से ही लगभग 20-25 किलोमीटर की मेट्रो पहले से संचालित है लखनऊ में। आपको पता है जैसे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे मेट्रो मिलेगी, जो आगे आपके लखनऊ विश्वविद्यालय तक होकर जाती है, अलीगंज तक जाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों तक जो है कि उसका विस्तार है। अब इसमें चरण 1B को मंजूरी मिल चुकी है 12 अगस्त 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है। इसकी जो कॉरिडोर की लेंथ होगी 11 किलोमीटर लगभग है, 11 किलोमीटर या 11.165 किलोमीटर कह सकते हो, तो 11 किलोमीटर 100 मीटर हो गया। और जब ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो पूरी लखनऊ की जो नेटवर्क हो जाएगी 34 किलोमीटर की पूरी कंप्लीट मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। इसमें पुराने लखनऊ की कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है, जैसे व्यावसायिक केंद्रों को अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज चौक, इन सबको जोड़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि KGMU कहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको जोड़ा जाएगा। पर्यटन स्थल पे इमामबाड़े जोड़े जाएंगे, भूल भुलैया जोड़ा जाएगा, खाद्य स्थल वाली चीज़ों को भी हम जोड़ेंगे। तो ऐसी जगह जगह पे जो है कि मेट्रो स्टेशन को विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जन विश्वास अधिनियम। ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो मैगजीन से, मैं टेलीग्राम पे मैगजीन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, BSNL ने एक बहुत बड़ी साझेदारी की है भैया। BSNL जो कि बहुत पहले जो है कि चलता था, 9-4 की सीरीज देता था, अब तो खैर पता ही नहीं चलता इसका कहाँ है। इसने एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम, इनके साथ एक साझेदारी की। क्या किया है, BSNL ने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक, सिस्को सिस्टम और नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। और इसके माध्यम से दूर संचार कौशल विकास के एक नए चरण की शुरुआत की, जिसका सेंटर कहाँ पे बना रहे हैं, जबलपुर में बना रहे हैं। क्या नाम रहेगा, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूर संचार प्रशिक्षण संस्थान, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप देखोगे, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग टेलीकम्युनिकेशन, या टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग कह सकते हो, तो ये इसका पूरा नाम है। जो क्या करेगा, जबलपुर में 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, डिजिटल तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण चलाया जाएगा यहाँ पर। तो ये जबलपुर में स्थापित होगा, जो BSNL ने साझेदारी की इन कंपनियों से। बस इससे ज़्यादा और कुछ जानने लायक चीज़ नहीं थी। एटालिन जल विद्युत परियोजना पूछा जाएगा, तो अभी हाल ही में जो है कि इसको शुरू किया गया। कहाँ पर, एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी दिबांग घाटी में ड्री और टंगोन, टंगोन किसे कहते हैं, तालों को कहा है। तो ताल मतलब जो झीलें होती है, जो छोटी छोटी नदियों से बनी होती है, उन पर। तो प्रस्तावित एक बड़ी रन ऑफ द रिवर योजना है। तो एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, ऊपरी दिबांग घाटी में। अगर आप देखोगे कि यह परियोजना ड्री और टंगोन यानी तालों नदियों पर आधारित है, और इनके जल को सुरंगों से मोड़कर एक साझा भूमिगत विद्युत गृह तक पहुंचाने का प्रयोग किया जाएगा। यानी जहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जनरेट किए जा रहे हैं, वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना भी है, जो 12 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना 700 मेगावाट की रहेगी, और यह परियोजना नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम से शुरू की जाएगी। तो इन दोनों के नाम याद रखने आपको, एटालिन जल विद्युत और तातो सेकंड जल विद्युत। ये दोनों किस राज्य में आ रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में आ रही है। बस यही सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं बंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन। ये कोई नई बात नहीं थी कि येलो लाइन है या कि पिंक लाइन है। भाई मेट्रो तो मेट्रो है, मेट्रो का उद्घाटन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नाम इंपॉर्टेंट लगा मुझे, नम्मा मेट्रो। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि नम्मा मेट्रो किस राज्य में उद्घाटित की जा रही है। तो 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगलुरु मेट्रो के चरण 2 येलो लाइन का उद्घाटन किया। तो बंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो का जिसको हम नम्मा मेट्रो के नाम से जानते हैं, इसका क्रियान्वयन बंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया रहा है, जो भारत सरकार और कर्नाटक सरकार का ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है। आगे देखते हैं इसमें हम कि
उद्घाटन के साथ ही बंगलुरु के मेट्रो का पूरा नेटवर्क हो जाएगा 96 किलोमीटर के लगभग। और इसमें ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया गया, मतलब ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो बंगलुरु बेलगामी वंदे भारत को केएसआर रेलवे स्टेशन बंगलुरु से फ्लैग ऑफ किया गया, जबकि अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अर्जुनी पुणे सेवा को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया, यानी कि माता देवी जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा वहाँ से लेकर डायरेक्ट नागपुर तक की कनेक्टिविटी इसको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं एक और नेशनल हाईवे के ऊपर बात कर। ये नेशनल हाईवे है मरक्कनम पुदुचेरी राजमार्ग। देखो वर्तमान में चेन्नई, पुदुचेरी, विल्लुपुरम, नागपट्टिनम के बीच संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 332A पर है। नेशनल हाईवे 332 है, लेकिन ये 2 लेन का सड़क है और इस पे बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत सारा जाम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ही मरक्कनम से पुदुचेरी तक राजमार्ग को 4 लेन में विकसित किया जाएगा और ये इसी से संबंधित होगा। क्या इसमें फैक्ट है कि 8 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मरक्कनम पुदुचेरी 46 किलोमीटर का लगभग 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जा रही है, यानी स्किल इंडिया मिशन जो 2015 में शुरू किया गया था उसके 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। देखो 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर भारत में स्किल इंडिया मिशन को शुरू किया गया था। और आपको पता है स्किल यूनिवर्सिटी सबसे पहले कानपुर में खोली गई थी। फरवरी 2025 में पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम को वर्ष 2022-23 से 25-26 की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान को एकल केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में जोड़ा गया है। क्या कहना चाह रहा है फिर से समझो। देखो फरवरी 2025 में क्या किया गया, दोबारा स्किल इंडिया को जो प्रोग्राम था उसको पुनर्गठित किया गया, जिसमें 3 योजनाएं जोड़ी जा रही हैं आपस में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान, इन सभी को एकल केंद्रीय योजना के रूप में जोड़ा जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान जो 2009 में शुरू हुई, स्किल इंडिया डिजिटल हब और पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य था हाथों और औजारों के से काम करने वाले 18 व्यवसाय और कारीगरों को, शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता। तो 18 कारीगर इसमें शामिल है, मतलब 18 प्रकार के व्यवसाय। चलिए अब ये आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 2-3 पेज और बचे हुए हमारे टॉपिक। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने एक अपनी वार्षिक रिपोर्ट दी है 2023-24 के रिकॉर्ड में, जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया और जिसे 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जारी की है। और जिसमें रिपोर्ट मिशन, ये जो रिपोर्ट है मिशन लाइफ परिपत्र अर्थव्यवस्था और ESG सिद्धांतों के अनुरूप जो है कि इसके प्रयासों का प्रमाण प्रस्तुत करती है। क्या कहती है ये रिपोर्ट कि 2023-24 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो लगभग 6,634 किलोमीटर रहा, जो पिछले वर्ष 5,551 किलोमीटर था, उससे लगभग 20% अधिक हमने निर्माण किया। तो पूरे 2023-24 के दौरान इन्होंने लगभग 6600 किलोमीटर की रोड को बनाया, जो कि नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती है। और साथ में एक और आंकड़ा बस जान सकते हो कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए भी 2023-24 में जहां 56 लाख पौधे लगाए गए थे, वित्त वर्ष 24-25 में इन्होंने 67.47 लाख पौधे लगाए। जितने भी नेशनल हाईवे बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि पेड़ों के आसपास की स्थिति ठीक रहे। अब यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें, देखिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी 2016 को 73 शहरों की रेटिंग के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 का आयोजन किया और ये इस समय 9वां संस्करण तो 2016 में शुरू किया गया था। क्या रिकॉर्ड है कि 17 जुलाई 2025 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम जारी किए गए। थीम क्या है इस बार, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, मतलब कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण। तो रिड्यूस होना चाहिए, रीयूज होना चाहिए, रिसाइकिल होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको रैंकिंग दी जा रही है वो आएगी आपकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर, जिनको हम मिलियन प्लस सिटीज भी कह सकते हैं या फिर सुपर स्वच्छ लीग शहर भी करेंगे। इस बार नया नाम दे दिया गया है। तो रैंक 1 इसमें स्वच्छता के मामले में इंदौर है, रैंक 2 आपके सूरत है और रैंक 3 आपका नवी मुंबई है। लेकिन जैसे आप बिग सिटीज में आते हो यानी 3 से 10 लाख की श्रेणी में, तो रैंक 1 आपका नोएडा को मिला है, यूपी के लिए अच्छी बात है, और रैंक 2 आपके चंडीगढ़ को मिला है। फिर इसी तरीके से आप अगर स्वच्छ शहर अवार्ड्स में अगर आप देखोगे जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या शीर्ष शहर में आएंगे, अगर स्वच्छ शहर की बात करें, अभी तक आपने सुपर लीग पढ़ा, अब स्वच्छ शहर में देखोगे तो अहमदाबाद हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका लखनऊ हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर शीर्ष 5 शहर जो गंगानगर हैं, मतलब जो गंगा के आसपास के रहने वाले जो क्षेत्र हैं और जो सबसे शुद्ध मतलब स्वच्छ हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका प्रयागराज का,
दूसरा वाराणसी का आता है और तीसरा आपका कानपुर का आता है। अगर हम छावनी परिषदों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपकी सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना की है, दूसरे नंबर पे देवलाली कैंट महाराष्ट्र की है। तो ये स्वच्छता के पुरस्कार थे जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे पूरे प्रदर्शन में अगर आप यूपी की बात करो तो इसमें देखो कि जो स्वच्छ शहर पुरस्कार है जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या में, तो लखनऊ को तीसरा नंबर मिलता है, आगरा को 10वां नंबर और गाजियाबाद को 11वां, प्रयागराज को 12 नंबर मिलता है। लेकिन अगर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में देखोगे तो गोरखपुर को चौथा, मुरादाबाद को 10 नंबर, प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आपको पढ़ने हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये आपके बजट 2025-26 में प्रस्तुत की गई थी। जब 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया था 25-26 का, तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 4 प्रमुख इंजन बताए गए थे जो देश का समग्र विकास करेंगे, जिसमें एक एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है, निर्यात है और कृषि। इसी कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया। ये योजना क्या कहती है, मतलब इसको घोषणा की गई थी, प्रारंभ करेंगे तो ये योजना 16 जुलाई 2025 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 6 वर्षों के लिए अनुमोदित किया। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 100 जिलों को चयनित किया जाएगा, लेकिन देश भर के 100 जिले रहेंगे और कोशिश ये की जा रही है कि एटलीस्ट प्रत्येक राज्य या यूनियन टेरिटरी से एक जिला तो अवश्य लिया जाए। इसका मतलब है कि आपके जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है वहां से एक एक जिला तो जरूर लिया जाएगा और टोटल 100 जिले लेने हैं। 2025-26 से शुरू होकर ये 2030-31 तक 6 वर्षों तक संचालित होगी और ये वे 100 जिले होंगे जो कृषि प्रधान क्षेत्र शामिल होंगे, जहां पे एग्रीकल्चर ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती है, एग्रीकल्चर को ही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3 जिले जो मतलब जो 100 जिले चुने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से मानक का प्रयोग किया जाएगा, तो देखो कृषि उत्पादकता की कमी होनी चाहिए, ऐसा जिला चुना जाएगा जहाँ पे कृषि उत्पादकता कम हो, कम फसल की सघनता हो और कृषि ऋण वितरण में न्यूनता, यानी कि कृषि का ऋण भी सही तरीके से वहाँ पे नहीं मिल पा रहा हो किसानों को। और इस योजना का जो पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण है परिव्यय वो 24,000 करोड़ रुपए रखा गया। कितना? 24,000 करोड़ रुपए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 11 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा। प्रत्येक चयनित जिले में एक जिला धन धान्य समिति गठित की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक कमेटी भी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता डीएम साहब करेंगे, यानी कलेक्टर साहब करेंगे। कुछ मामलों में ग्राम पंचायत भी कर सकेगा। समिति में प्रगतिशील किसानों और विभागीय अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक चयनित जिले को एक केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालय के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि उस जिले का तकनीकी ज्ञान सहयोगी होता रहेगा। मतलब कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मान लो आप जैसे बनारस की बात करें तो बनारस में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू है, इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी होगी उनके साथ इनको सपोर्ट किया जाएगा इस जिले को, ताकि एग्रीकल्चर में और बेहतर कर सकें। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक और नई रिपोर्ट की बात करेंगे। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन जो OPCW द्वारा एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। क्लियर समझते हैं कि जो रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की स्थापना रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन के तहत हुई है। 13 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 29 अप्रैल 1997 को ये लागू हो गई थी। हालांकि इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इस संगठन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार 2013 में, जिसने रासायनिक अस्त्रों को यानी केमिकल वेपन को समाप्त करने की व्यापक प्रयास किए थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 से 3 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक हुई। तो इसकी जो लेटेस्ट बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई, तो इंडिया में हुई है, यानी नई दिल्ली में। और भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत इस केमिकल वेपन कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता भी है, जिसने जनवरी 1993 में हस्ताक्षर किए थे और अप्रैल 1997 में इसने लागू कर ली थी भारत ने। हालांकि भारत ने मार्च 2009 तक ही 1044 टन घोषित रासायनिक हथियार जो केमिकल वेपन था उसका पूरी तरीके से विनाश कर दिया है। और ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया, अल्बानिया के बाद ये भारत तीसरा देश बन गया जिसने अपने सारे केमिकल वेपन को विनाश कर दिया है। अब आ जाते हैं खेलो भारत नीति की बात करते हैं। भैया खेलो भारत नीति 2025 बनी है। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी है और यह नीति वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति को रिप्लेस करेगी। पहले राष्ट्रीय खेल नीति के नाम से था, अब खेलो भारत नीति के नाम से आएगा। इसमें 5 पिलर को बल दिया गया, 5 पिलर पे फोकस किया गया। एक तो वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल,
सामाजिक विकास हेतु खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ एकीकरण जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। और इस नीति का जो विजन है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करना, यानी कि स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशंस होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो राष्ट्र के समग्र विकास के लिए हम खेल का प्रयोग करेंगे। और इसमें ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं था तो मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब आ जाते हैं डिजिटल इंडिया मिशन की बात करेंगे, जिसके 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। देखो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के डिजिटल इंडिया के रूप में सशक्त करने के लिए, समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जा रही है। इसका आदर्श वाक्य है पावर टू एम्पावर। क्या है? पावर टू एम्पावर। इस अभियान के तहत भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारे, भारतमाला, सागरमाला, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी को मजबूती प्रदान की गई है। अब डिजिटल इंडिया के तहत कौन कौन सी जो है कि हम सेवाएं देते हैं, जैसे दूर संचार और इंटरनेट व ब्रॉडबैंड की सेवा देते हैं। अगर हम बात करें कुल टेलीफोन कनेक्शन, जहां 2014 में 93.3 करोड़ थे, अब अप्रैल 2025 में 120 करोड़ हो गए। टेली घनत्व की बात करें तो अक्टूबर 2024 में 84.49% हो गया है। इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे तो जून 2024 में 96.96 करोड़ हो गया, जो कि 285% लगभग वृद्धि को दर्शाता है 2014 की अपेक्षा। फिर इसी तरीके से 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात होगी। भारत नेट परियोजना जो कि गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की बात की गई थी, जिसमें जनवरी 2025 तक भारत नेट परियोजना के माध्यम से 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा उच्च गति इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। और अब तक कुल देश में कुल 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। दूर दराज के गांव भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो लगभग जितनी भी पंचायतें थी 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। ठीक है। अगर आप देखोगे इसी तरीके से इंडिया एआई मिशन, क्योंकि ये सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, इसलिए इसको डिजिटल मिशन के अंतर्गत काउंट किया जा रहा है। क्योंकि 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को भी मंजूरी दी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी, जैसे 2015 की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, 2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च हुआ, 2017 में जीएसटी नेटवर्क लॉन्च हुआ, 2018 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान लॉन्च हुआ, 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को स्वीकृत किया, 2020 में द आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड के दौरान यूज किया गया था कोविन ऐप के नाम से, 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा उमंग इंटरनेशनल का उद्घाटन, 2022 में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, 2023 में G20 की मेजबानी और 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो ये सभी डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियां, जिसके माध्यम से हमने इस उपलब्धि को हासिल किया। अब आ जाते हैं स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देखो स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए जो 100 शहरों का चयन किया गया था, इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें एक तो था स्मार्ट सिटी मिशन और एक था अमृत मिशन, या अमृत भी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म रहेगी अटल कायाकल्प एवं परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें बात थी कि शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी, बुनियादी सेवाओं सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, शहरों को आर्थिक रूप से गतिशील, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। ये इन चीज़ों पर फोकस था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन। देखो यूपीपीसीएस का मेंस का अगर इस बार पेपर आप देखोगे, देखा होगा आपने, तो 2-2, 3-3 बार जो है कि अलग अलग पेपर में स्मार्ट सिटीज पर जो है कि फोकस किया गया सरकार के द्वारा। आयोग ने लगातार स्मार्ट सिटी पे 2 से 3 पेपर जो है क्वेश्चन पूछे थे इस बार पेपर में, यूपीपीसीएस मेंस जो 2024 का हो रहा था। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 चयनित शहरों में स्मार्ट एवं टिकाऊ समाधान के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम था। तो कितने शहर थे? 100। और आपको बताने कि इसके तहत यूपी के कितने शहरों को नॉमिनेट किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं अमृत मिशन की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। अमृत मिशन का जो पूरा नाम है अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन, या फिर अटल मिशन फॉर रिजुवरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह भारत का पहला जल केंद्रित राष्ट्रीय शहरी मिशन था, कि मतलब जो शहर में जो जल प्रणाली की समस्या है, जल प्रबंधन की समस्या है, उसको फोकस करते हुए 500 शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, वर्षा जल निकासी, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जल संसाधनों पर इसका फोकस था। फिर जब ये उपलक्ष्य जब पूरा हो पाया, धीरे धीरे इसमें और काम किया गया, तो 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 मिशन भी शुरू कर दिया गया। और इन दोनों मिशनों के तहत, अमृत और अमृत 2.0 के तहत, पिछले 10 वर्षों में 2.3 करोड़ घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया।
1.5 करोड़ मतलब कि 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन दिए गए और 99 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। तो ये जो है कि पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखो, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में निर्वाचन नामावलियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, एसआईआर। अब भैया बिहार में इलेक्शन है तो बहुत सारे मतदाताओं को ऐड किया जा रहा है, बहुत सारे मतदाताओं को इनवैलिड किया जा रहा है। तो ये हमें पूरा चीज़ नहीं पढ़नी, बस हमें 2-3 बातें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। जैसे एसआईआर का जो प्रयोग किया जा रहा है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत है। एक अधिनियम 1951 है, तो इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के लिए किसी भी समय निर्देश दे सकता है। और आयोग ने इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए 2025 में बिहार में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश जारी किया। तो इसके लिए कौन सा नियम प्रयोग किया निर्वाचन आयोग ने? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3). और हमें इसमें क्या जानना, पूरी ये कहानी नहीं जाननी है। एक चीज ये जान लो कि 21 जुलाई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर एक बूथ केंद्र पे, प्रत्येक बूथ केंद्र पर अब 1200 से कम मतदाता रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जबकि पहले क्या होता था, एक बूथ पे 1500 मतदाता रहते थे, यानी एक बीएलओ को मैक्सिमम 1500 वोटर लिस्ट मिलती थी। ठीक है, इसके लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र बनेंगे, जो अब बढ़ के 90,000 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि अब नई वोटर लिस्ट के माध्यम से 1200 से कम मतदाता रहेंगे एक एक बूथ पर। ये नया जो है कि बिहार के लिए किया गया है। और इसमें हम बात करेंगे आईबीसीए, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 क्या है? देखो, आईबीसीए भारत द्वारा पहल किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। इसमें जो बिल्लियों की, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उसकी 7 प्रजातियां, जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा का संरक्षण करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में मैसूर, कर्नाटक में जब 50वें प्रोजेक्ट टाइगर समारोह के दौरान आईबीसीए का शुभारंभ किया, क्योंकि 1973 में जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरू किया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो है कि इन प्रजातियों को संरक्षण देना था। तो इस समय आईबीसीए के अंतर्गत 7 प्रजातियों को हम संरक्षण देंगे। यहाँ पर इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात एनटीसीए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 को आदेश के तहत की गई थी। और तो और आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 से ये लागू भी हो गया। तो इसकी स्थापना 12 मार्च 2024 को हुई, लेकिन लागू हुआ 23 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भारत में 7 में से 5 बड़ी बिल्लियां पाई जाती है, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता। तो 2 ऐसी हैं जो नहीं पाई जाती है, जगुआर और प्यूमा, ये दोनों भारत में नहीं पाई जाती। 16 जून 2025 को आईबीसीए की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की। इसमें 9 देशों के मंत्री शामिल हुए, जिसमें भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। तो आप देखो कि जगह जगह से 9 देशों के जो है कि मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि शामिल हुए। और भूपेंद्र यादव जी को आईबीसीए का अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया और एसपी यादव को आईबीसीए का महानिदेशक अपॉइंट किया गया। लेटेस्ट न्यूज है कि अगस्त 2025 में नेपाल भी आधिकारिक रूप से आईबीसीए में अब शामिल हो चुका है। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा टॉपिक, और यहाँ से आपका नेशनल करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया। अब कहोगे सर कि जो बच्चे बीच में ऐड किए होंगे ना, जो शुरू के 3-4 मिनट की वीडियो को स्किप करके होंगे, जहाँ पे मैंने डिटेल से बताया था, तो उनको लगेगा सर ये कैसे कंप्लीट होगा, ये तो पूरा नहीं हुआ। तो देखो, ये जो टॉपिक है पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, या फिर आप देखोगे संविधान हत्या दिवस, या फिर एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, या फिर आप देखोगे देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल, जातीय जनगणना, ये सारे टॉपिक मैंने जो है कि पढ़ा रखे। कहाँ पर पढ़ा है? आप आरओ का जब परीक्षा हुई थी 27 जुलाई, उससे पहले वार्षिकी जो मैगजीन आई थी, तो उसमें जून 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स था। वो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के जो है कि शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। यूट्यूब पर आप आओगे प्लेलिस्ट, तो जब यहाँ पर प्लेलिस्ट में आओगे आप, तो यहाँ पर आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इसमें आपको ओपन करना है। मैं इसलिए ऐसा दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग की वीडियो को स्किप कर देते हैं कि इसमें तो सर ने कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, जबकि वहीं पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही से देता हूँ। देखो, यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स की 2 वीडियो थी, इंटरनेशनल की, यूपी स्पेशल, आर्थिक की, सभी करंट अफेयर्स थे। आप इसमें जब ये नेशनल वाली ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के नाम से देखो ये टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ गति शक्ति मल्टी मॉडल वाला भी मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर किया है। और अगर मैं बात करूं, तो और भी आप इसमें टॉपिक देखोगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे
कंप्लीट किए भाई। तो इस वीडियो में आप आकर जैसे ये देखो घाटमपुर ताप परियोजना हो गई, जातीय जनगणना हो गई, ये सभी आप हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरा कंप्लीटली देख सकते हो और इसी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसकी मैराथन वगैरह भी, संक्षिप्तियां भी, ये सब कुछ है। आराम आराम से बैठ के देखोगे ना, सब कुछ हो जाएगा। बाकी इसकी अपडेटेड पार्ट का देखो, लेक्चर नंबर 1 मैंने सूक्ष्म दृष्टि कराया, फिर लेक्चर नंबर 2 भी सूक्ष्म दृष्टि कराया और अब हमारा लेक्चर नंबर जो 3 आएगा वो आपका नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। हालांकि हाईलाइट वाली पीडीएफ में नेशनल के बाद इंटरनेशनल या 1-2 टॉपिक कवर होने पे करूंगा, लेकिन पूरी पीडीएफ एक मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। जिनके पास मैगजीन नहीं होगी वो इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाओगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।